नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेस्टेड इफ और साथ में मल्टीपल कंडीशन को भी किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है C++ प्रोग्राम में, इसके बारे में भी हमने देखा था प्रोग्राम बना करके। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इफ के ही एक और फॉर्मेट जिसे कहा जाता है लैडर इफ। लैडर इफ के बारे में एग्जैक्टली लैडर इफ होता क्या है। अब तक जितना हमने इफ एल्स के बारे में जाना, समझा, देखा, पढ़ा, तो हमने एक चीज क्या ऑब्जर्व की कि इफ एल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। मतलब दो रास्ते हैं कि अगर कंडीशन ठीक है, सही है तो ये काम करना है, गलत है तो ये काम करना है, तीसरी कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास तीसरा भी ऑप्शन हो, चौथा ऑप्शन भी हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी देता हूं कि नॉर्मली यूज कब किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई हमने कंडीशन अप्लाई करी कि कंडीशन सही है तो ये काम किया, गलत है तो ये काम किया, राइट। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि अगर कंडीशन सही है तब तो फिक्स है कि ये काम करना है, राइट। लेकिन अगर कंडीशन गलत है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है और तीसरा ऑप्शन भी है। मतलब सही होने पे तो कंफर्म है कि श्योर है ये वाला काम करना है, लेकिन गलत होने पर ये भी किया जा सकता है और ये भी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं कंडीशन गलत होने के केस में। तो ऐसी सिचुएशन में हम लैडर इफ का यूज करते हैं। देखिए एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर परसेंटेज के बेसिस पर आपको डिवीजन फाइंड करना है, रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल हम कंडीशन क्या लगाएंगे। जैसे परसेंटेज, मान लीजिए PER नाम के वेरिएबल के अंदर परसेंटेज रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन हम क्या रखेंगे, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। यही होगी कंडीशन कि अगर परसेंट 60 से अधिक है या बराबर है तो स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट है, तो हम प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है। फिर इसके बाद हम एल्स लगाते हैं। अब एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, यहां पर हम सीधा फेल तो लिख नहीं सकते, यहां सेकंड भी नहीं लिख सकते क्योंकि थर्ड भी हो सकता है, थर्ड भी नहीं लिख सकते क्योंकि सेकंड या फेल भी हो सकता है, फेल नहीं लिख सकते क्योंकि सेकंड या थर्ड भी हो सकता है। मतलब 60 से नीचे यदि परसेंट है तो स्टूडेंट थर्ड भी, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तीन ऑप्शंस बच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है लैडर इफ, राइट। तरीका क्या होता है ये देखते हैं। जैसे यहां पर पहली कंडीशन तो फिक्स है कि अगर परसेंट 60 से अधिक है या बराबर है, 10 प्रिंट कर दिया हमने फर्स्ट डिवीजन। एल्स लगाने के बाद यहां पर हम फिर से इफ लगाते हैं, राइट। इसका मतलब, इसका लगाने का तरीका क्या, मतलब इसको लगाने का पीछे पर्पस क्या है कि जैसे यहां पर ये कंडीशन आपने दी है कि परसेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, सही है तब तो फर्स्ट प्रिंट होगा, काम खत्म। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कहां पहुंचेगा, सीधा एल्स के पास में, ठीक है। एल्स के पास आने का मतलब क्या है कि परसेंट 60 से तो कम है, कितना है वो बात की बात है, लेकिन 60 से कम है ये फिक्स है, तभी ये एल्स में आया, ठीक है। अगर 60 से कम है इसलिए एल्स में आ गया। लेकिन आगे हमने फिर से चेक कर लिया कि ठीक है 60 से कम है, लेकिन यदि परसेंट 45 से ऊपर है, 60 से कम है तभी तो इस लाइन तक पहुंच रहा है, एल्स में आ रहा है। लेकिन अगर परसेंट 45 से ज्यादा है तो हम यहां पर प्रिंट कर देंगे सेकंड। मतलब ये जो कंडीशन हमने लगाई ये सेकंड के लिए लगाई, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, मतलब अगर परसेंट स्टूडेंट का 45 से भी कम है, तो फिर ये वाले इफ के लिए हम एल्स यहां लगाते हैं, ठीक है। और इस सेकंड एल्स में कब आएगा, जब सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होगी, यानी स्टूडेंट का परसेंट 45 से भी बिलो होगा, तब ये एल्स में पहुंचेगा। यहां पर हम थर्ड के लिए कंडीशन लगा दें कि ठीक है 45 से तो कम है तभी आप यहां तक आए। लेकिन अगर परसेंट 33 से ऊपर है, ठीक है, तो हम प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट थर्ड डिवीजन है। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर लास्ट में हम एल्स लगाएंगे। यहां इफ की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बस एक ऑप्शन बचा है कि स्टूडेंट फेल है, राइट। तो ये जो
स्ट्रक्चर बन रहा है एल्स के साथ इफ, फिर एल्स इफ, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैडर इफ स्टेटमेंट। क्लियर है? तो आइए जो एग्जांपल हमने समझा है परसेंट के आधार पर, परसेंट के बेसिस पर डिवीजन फाइंड करने का, रिजल्ट फाइंड करने का, इसी को यदि हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें, इसी का प्रोग्राम हमें बनाना है। प्रोग्राम ये बनाना है कि किसी स्टूडेंट का एग्जाम हुआ 3 सब्जेक्ट का, सपोज पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या मार्क्स मिला ये आपको इनपुट कराना है, केमिस्ट्री में क्या मार्क्स मिला आपको इनपुट कराना है, मैथ्स में क्या मार्क्स मिला ये इनपुट कराना है। मतलब 3 नंबर्स, 3 सब्जेक्ट में ऑब्टेन्ड मार्क्स, प्राप्तांक हमें इनपुट कराना है प्रोग्राम में। देन इनपुट कराने के बाद हमें फाइंड करना है उस स्टूडेंट का टोटल क्या है, उसका परसेंटेज क्या है एंड उसका रिजल्ट क्या है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेल जो भी है, ठीक है। ये 3 चीजें हमें प्रिंट करनी है और ये 3 इनपुट करानी है। क्लियर है? हाँ, अगर हम ये मान के चलें कि जो सारे पेपर्स, हर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, आउट ऑफ 100 जो भी ऑब्टेन मार्क्स है वो आपको इनपुट करना है, ठीक है। मतलब 3 सब्जेक्ट है यानी टोटल मार्क्स कितने का हो गया 300। इसको हम मान करके प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रोग्राम में एग्जैक्टली किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे लैडर इफ स्टेटमेंट को। क्या तरीका होगा लैडर इफ स्टेटमेंट को अप्लाई करने का यदि हम C++ में इसका बनाते हैं प्रोग्राम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो M10 प्रोग्राम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम हमें बनाना है M11। तो ये हमने न्यू फाइल क्रिएट किया, इसको नाम दे दिया m11.cpp, राइट। ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले तो अपनी हेडर फाइल्स जो हर प्रोग्राम में हमें ऐड करना आवश्यक होता है, IO स्ट्रीम, उसको ऐड किया। देन एलियास क्रिएट किया यूजिंग नेम स्पेस std। देन बनाया हमने अपना मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, हमें वेरिएबल्स, हम 3 वेरिएबल्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें इनपुट कराने हैं। तो यहाँ हमने वेरिएबल्स ले लिए 3 P, C एंड M। ऑलराइट, अब तीनों में वैल्यूज इनपुट करानी है, यानी कि मार्क्स इनपुट कराने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। तो यहां पर हमने लिख दिया एंटर फिजिक्स मार्क्स, राइट। ये हमने वेरिएबल P में फिजिक्स के मार्क्स इनपुट कराए। देन इसी तरह से केमिस्ट्री और मैथ्स के भी मार्क्स हमने इनपुट करा दिए C और M वेरिएबल में। क्लियर? अब तीनों मार्क्स हमें मिल चुके हैं, यानी प्रोग्राम को 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट से मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है टोटल। तो टोटल सिंपल है फाइंड करना। यहां हमने T नाम का वेरिएबल लिया, तीनों को ऐड कर देना है, यानी P + C + M। ऑलराइट, तीनों मार्क्स ऐड हो गए, T के अंदर मिल चुका है हमें टोटल। अब टोटल से हमें फाइंड करना है परसेंट। तो देखिए जैसा कि यहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो तीनों सब्जेक्ट्स का मिला करके टोटल मार्क्स है वो कितना है 300, राइट। तीनों मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं, यानी तीनों का टोटल हो गया 300। अब हमें जो प्राप्त हुआ, मतलब जो ऑब्टेन मार्क्स है उसका टोटल हमने किस में फाइंड किया है, T में। हमने लिखा था T = P + C + M, मतलब तीनों का मार्क्स का जो प्राप्तांक है, जो ऑब्टेन मार्क्स है उसका टोटल आ रहा है T के अंदर, राइट।
मान लेते हैं हमें टोटल मिला 224, जो टी के अंदर टोटल आया दैट इज 224, कितने में, आउट ऑफ 300। अब यदि परसेंट हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 225 आउट ऑफ 300, इसका परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। इसका तरीका होता है ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 300, राइट, 224 अपॉन 300 इंटू 100, ये तरीका होता है परसेंटेज फाइंड करने का। क्लियर। तो यहां जो 224 वैल्यू है ये किस में आ रही है, वेरिएबल टी में, यानी जो हमारा टोटल है दैट इज 224 एंड दैट इज टी। तो यहां पर 224 की जगह पे हम रख सकते हैं टी अपॉन 300 इंटू 100। अब यहाँ जो 100 है तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें जो फार्मूला मिल रहा है बहुत शॉर्ट मिल रहा है, ये t/3, राइट। तो हम परसेंटेज पे डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, पर इतना पूरा लिखने से बेटर है कि हम सीधे इतना लिख दें PER = t/3, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, टोटल तो फाइंड हो गया टी में, यहाँ PER परसेंटेज हमने फाइंड कर लिया t/3। ऑलराइट, तो अब हमें टोटल भी मिल चुका है टी वेरिएबल में और परसेंटेज मिल चुका है PER वेरिएबल में। तो पहले तो दोनों को हम करा देते हैं प्रिंट, फिर केवल एक चीज बचेगी हमारे पास, डिवीजन प्रिंट करना, राइट। तो यहां पर तो हमने पहले टोटल इक्वल टू टी की वैल्यू प्रिंट कर दिया, तो टोटल आ जाएगा मैसेज के साथ में, टोटल इक्वल टू टी। देन लाइन चेंज कर दिया हमने /n लगा करके, और इसके बाद हमें फाइंड करना परसेंट, प्रिंट करना परसेंट। तो यहां पर हमने परसेंट भी प्रिंट करा दिया जो कि PER वेरिएबल में है। देन लाइन चेंज, टोटल और परसेंट ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों डाटा प्रिंट हो चुके हैं। अब हमें प्रिंट कराना है परसेंट के बेसिस पर जो भी रिजल्ट है स्टूडेंट का, तो जिसके लिए हम अब अप्लाई करेंगे लैडर इफ स्टेटमेंट। तो यहां पर सेम वही हमें रखना है जो हमने यहां पर रखा हुआ था, एज इट इज यही कॉपी कर देना है हमें, राइट। इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 60, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर परसेंट 60 से अधिक है या बराबर है देन प्रिंट कर दीजिए फर्स्ट डिवीजन, राइट। देन यहां लगा दिया हमने एल्स के साथ लगा दिया फिर से इफ। अब हम सेकंड के लिए कंडीशन लगाएंगे, तो इफ परसेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन क्या प्रिंट कर देना हमें, डिवीजन में दे देंगे हम सेकंड, राइट। फिर इसके बाद एल्स लगा दिया। अब कंडीशन लगाई थर्ड के लिए कि अगर परसेंट 33 से ज्यादा या बराबर है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा थर्ड, ऑलराइट। और फाइनली जो हमारी लास्ट ऑप्शन है, तो यहां पर अब इफ लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है, यहां पर हम सीधा एल्स में जा करके लिख सकते हैं फेल। क्लियर। तो बस ये सिंपल सा प्रोग्राम था। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले तो हमसे तीनों सब्जेक्ट्स में वैल्यू, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने को कहा जाएगा। सबसे पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन मैथ्स, राइट। तीनों के मार्क्स इनपुट करने के बाद हमें तीन आउटपुट, 3 रिजल्ट्स मिलेंगे, एक तो टोटल, देन परसेंट, देन रिजल्ट। आइए देखते हैं। फिजिक्स मार्क्स हमने दे दिया सपोज 74, राइट। फिर केमिस्ट्री मार्क्स दे दिया हमने 65, मैथ्स में दे दिया हमने 82, राइट। अब हालांकि देख करके समझ में आ रहा है कि फर्स्ट डिवीजन होगा। एंटर करने पर ये हमें आउटपुट मिल रहा है, टोटल इक्वल टू 221, राइट। देन परसेंट 73 एंड रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट। क्लियर। आइए एक बार फिर से रन करके देखते हैं, कुछ दूसरा एंटर करके। फिर से मांगा जा रहा है एंटर फिजिक्स मार्क्स इस बार दिया हमने 54, थोड़ा कम। केमिस्ट्री मार्क्स दे दिया 50, देन
मैथ्स में दे दिया हमने 64, राइट। अब एंटर किया, देखिए टोटल 168, परसेंट इस बार 56 है, तो सेकेंड डिवीजन आ रहा है, राइट। फिर से रन करते हैं। ओके, इस बार हमने फिजिक्स में दे दिया हमने 41, केमिस्ट्री में दे दिया हमने 35 एंड मैथ्स में दे दिया हमने 40। ऑलराइट, यहां टोटल 116 एंड परसेंटेज आ गया यहां पर 38, इसलिए रिजल्ट हो गया थर्ड, राइट। अब एक को फेल भी करना पड़ेगा चेक करने के लिए, बाकी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कोई भी स्टूडेंट फेल हो। फिजिक्स मार्क्स 20, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, सो यहां पर स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है फेल, राइट। कभी किसी का ऐसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए, पूरी कोशिश करिएगा कि हर मार्कशीट में आपके फर्स्ट हो, ऑलराइट। एंड मेरी बेस्ट विशेस हमेशा साथ में है आपके, ऑलराइट। तो इस तरह से हम एग्जीक्यूट करते, इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने C++ प्रोग्राम में लैडर इफ स्टेटमेंट। आई होप ये प्रोग्राम देख करके, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम देख करके पूरी तरह से लैडर इफ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। और नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा और पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका समझ में आ जाएगा लैडर इफ का, ऑलराइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर की ओर। अगला कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, अच्छा यहां पर एक बात और हम डिस्कस कर सकते हैं लैडर इफ के बारे में, कि जैसे अभी हमने लैडर इफ का यूज करके परसेंटेज फाइंड किया, परसेंटेज के बेसिस पर रिजल्ट फाइंड किया, हम ये काम वैसे मल्टीपल कंडीशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अगर आपने कंडीशन लगा दी इफ परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 देन फर्स्ट, राइट। इसके बाद इफ लगाने की एल्स लगाने की बजाय हम सीधा फिर से इफ लगा सकते हैं और लिख सकते हैं इफ परसेंट इज लेस देन 60 एंड परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45। इट मीन्स कि अगर परसेंट 60 से कम है और 45 से अधिक है, दोनों चीज होनी चाहिए, मतलब 60 से कम भी होना चाहिए, 45 से अधिक भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो सेकंड ही होगा, तो यहां प्रिंट कर देंगे सेकंड। देन थर्ड, इफ परसेंट इज लेस देन 45 एंड परसेंट इज ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, देन स्टूडेंट इज थर्ड, राइट। और लास्ट में हमने कंडीशन लगाई इफ परसेंट इज लेस देन 33, अगर परसेंट 33 से भी कम है तब तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता, देन फेल। तो हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन और इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में करके देख लेते हैं। अभी हमने इस प्रोग्राम में लैडर इफ का यूज करके रिजल्ट फाइंड किया, राइट। अब लैडर इफ को हम हटाते हैं, यहां से लैडर इफ को हमने हटाया, यहां पर कंडीशन क्या रखी, इफ फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, 60 से ऊपर है बराबर है तो फर्स्ट है। सेकंड के लिए हमने यहां लिख दिया इफ परसेंट इज लेस देन 60 एंड परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, ये लिखा हुआ है। परसेंट 60 से कम है और परसेंट 45 से अधिक है, तो सेकंड डिवीजन। सेम यही हमें अप्लाई करना है थर्ड के लिए भी, यहां लिख दिया हमने इफ परसेंट इज लेस देन 45 एंड परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, देन थर्ड डिवीजन। और लास्ट में एल्स की बजाय यहां पर भी इफ लगाना है इफ परसेंट इज लेस देन 33 देन फेल। अभी भी ये सेम उसी तरह काम करेगा जैसा लैडर इफ अप्लाई करने पर हो रहा था, रन करके देख सकते हैं इसे भी। ऑलराइट, यहां पर फिजिक्स मार्क्स हमने दे दिया 48, केमिस्ट्री मार्क्स दे दिया 52, मैथ्स मार्क्स दे दिया 68। देख सकते हैं 168, 56 एंड सेकेंड डिवीजन, राइट। कुछ और देना है और ट्राई कर लेते हैं।
यहाँ दिया हमने फिजिक्स मार्क्स 78, 62 केमिस्ट्री मार्क्स एंड 79 मैथ्स मार्क्स, 73% टोटल, 219 एंड फर्स्ट डिवीजन, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करके भी हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम अगला कंट्रोल स्टेटमेंट जिसका नाम है, और जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट। और इस स्विच केस स्टेटमेंट को मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ओके, मतलब जब भी हमें अपने प्रोग्राम में मल्टीपल चॉइसेस प्रोवाइड करनी हो यूजर्स के लिए, ठीक है, या मल्टीपल ऑप्शंस देने हो, तब हम अप्लाई करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्विच केस स्टेटमेंट का, और जो लगभग आप सभी ने डेफिनेटली कभी ना कभी यूज किया होगा। ठीक है, आपने मोबाइल से, लैंडलाइन नंबर से कभी ना कभी कस्टमर केयर को कॉल जरूर किया होगा। क्या? कस्टमर केयर, बैंकिंग का या किसी भी सेक्टर का। ठीक है, आपने अपने सिम वगैरह रिचार्ज से रिलेटेड या ब्रॉडबैंड से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कई सारे कस्टमर केयर होते हैं, तो कभी ना कभी कस्टमर केयर को आपने कॉल करके बात करी होगी। तो जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो उधर से कंप्यूटराइज्ड वॉइस में मैसेजेस आते हैं, है ना, कंपनी का नाम बताया जाता है और फिर आपसे बोला जाता है कि अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो 1 प्रेस करिए, इससे जानकारी, इसकी जानकारी चाहिए तो 2 प्रेस करिए, इसके लिए 3 प्रेस करिए, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए हैश, इसके लिए स्टार, इसके लिए 9। इस तरह कई सारे ऑप्शन आपके सामने रख दिए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो क्या जितने ऑप्शन रखे जाते हैं क्या वो सारे काम होते हैं? मतलब एक साथ नहीं, सारे काम नहीं होते। कौन सा काम होता है? उसने ऑप्शन आपको सारे खोल के दे दिए। अब उसमें से जो भी आप बटन प्रेस करेंगे, सपोज आपने 3 सेलेक्ट किया, राइट, 3 बटन पर टैप किया, तो क्या होगा? जो 3 पर ऑप्शन उसने बताया था, कंप्यूटर ने जो 3rd बटन पर ऑप्शन बताया था, केवल उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन बताया गया आपको सब कुछ, राइट। यूजर आप हैं, आपके सामने कस्टमर केयर ने सारे ऑप्शंस खोल के रख दिए, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब बता दिया, लेकिन किया सिर्फ एक काम। कौन सा? जो आपको पसंद था, जो आपने सेलेक्ट किया, हुआ सिर्फ एक काम, लेकिन बताए सब गए। सेम यही फैसिलिटी हम देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में यूजर के लिए, कि यूजर के सामने ढेर सारे ऑप्शन रख दिए जाएं, जो उसमें से यूजर को पसंद होगा, जो यूजर काम करना चाहेगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगा, वो सेलेक्ट करेगा वो, राइट, और फिर वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए यूज किया जाता है स्विच केस स्टेटमेंट। और जब भी हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं तो जो ये हम जो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं यूजर के लिए, उनमें से यूजर एक ऑप्शन चूज करता है, और वो जो ऑप्शन चूज करता है जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को हम स्विच वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्विच वेरिएबल बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कहने का मतलब, जब आप यूजर को ऑप्शंस देंगे कि आप इस काम का, ये काम करना है तो 1 प्रेस करिए, ये काम करना है तो 2 करिए, या तो 3 करिए, या 4 करिए, राइट। अब यूजर को जो भी काम करना होगा वो यूजर सेलेक्ट करेगा, की प्रेस करेगा। तो जब भी कीबोर्ड में कोई की प्रेस की जाती है, मतलब कोई वैल्यू दी जाती है, तो वो वैल्यू जाकर किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है, उसे हम इनपुट कराते हैं, तभी तो वो की प्रेस करने का अलाउ करेगा। क्लियर? तो यानी आपने सी इन किसी न किसी वेरिएबल में इनपुट कराया, तो जिस वेरिएबल में आप ये ऑप्शन इनपुट कराते हैं उस वेरिएबल को हम स्विच वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, स्विच वेरिएबल बनाना बहुत आसान होता है, उसके लिए सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, बस आपको लिखना है स्विच और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आपने ऑप्शन इनपुट कराया। देन इसके बाद यहां से आपका मिडिल ब्रेस स्टार्ट होता है, यानी कि स्विच की डेफिनेशन, स्विच स्टेटमेंट यहां से आपका शुरू हो गया। ठीक है, अब यहां पर जितने ऑप्शंस आप देना चाहते हैं वो ऑप्शंस केस कीवर्ड का यूज करके देते हैं, कि अगर 1 प्रेस हुआ है तो केस के बाद स्पेस दे करके आपको प्रेस करना है 1, केस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो var वेरिएबल है, इस वेरिएबल में यदि आपने 1 इनपुट किया तो सीधा ये पहुंचेगा केस 1 पे, और केस 1 में जो भी काम आप करना चाहते हैं
वो लिख दीजिए, राइट। देन आपने बनाया केस 2, यानी कि अगर यूज़र ने 1 की बजाय 2 प्रेस कर दिया तो क्या काम करना है वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह 3 के लिए लिखेंगे, इसी तरह 4 के लिए लिखेंगे, जितने केस हम बनाना चाहते हैं, जितने ऑप्शंस हम बनाना चाहते हैं, राइट। अब आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। प्रोग्राम हम क्या बनाने वाले हैं स्विच केस का यूज़ करके। बहुत सिंपल सा और बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम ये है कि हमें 1 से लेकर 7 के बीच में 1 to 7 कोई एक नंबर इनपुट कराना है। यानी हम कितने ऑप्शन दे रहे हैं, 7 ऑप्शन दे रहे हैं यूज़र के लिए कि 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर आप इनपुट कराओ। और जो भी यूज़र नंबर इनपुट कराएगा उस नंबर का वीक डे प्रिंट होना चाहिए। कहने का मतलब यदि यूज़र ने इनपुट कर दिया 3 तो वीक में तीसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे, यानी आउटपुट मिलना चाहिए हमें ट्यूसडे। क्लियर। अगर यूज़र ने इनपुट कर दिया 5 तो आउटपुट मिलना चाहिए थर्सडे। 1 इनपुट कर दिया देन संडे। क्लियर। ये प्रोग्राम हमें बनाना है। आई होप समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं हम। अब आइए इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे स्विच केस को यूज़ करना है C++ प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हमने एक नई फाइल क्रिएट किया m12.cpp, हमेशा की तरह #include iostream using namespace, इंटीजर मेन फंक्शन बनाया। यहां पर एक वेरिएबल हमने ले लिया a। इसी a के अंदर हम वो जो 1 से 7 के बीच नंबर इनपुट करने वाले हैं वो नंबर असल में a के अंदर हम इनपुट करेंगे। कुछ भी ले सकते हैं, हम XYZ PQR कोई भी नाम ले सकते हैं वेरिएबल का। हमने a ले लिया। देन यहां पर एक मैसेज दे दिया एंटर अ वीक डे, एंटर अ वीक डे नंबर। देन सी इन ए। यहां पर चाहे तो यूजर को आसानी हो तो ये भी दे सकते हैं 1 to 7, राइट। 1 से 7 के बीच में नंबर इनपुट करना है। अब सी इन ए कर दिया तो 1 to 7 जो भी 1 से 7 के बीच में जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूजर वो जाकर ए में स्टोर हो गई। ठीक है। अब इसी ए के अंदर हमने ऑप्शन इनपुट कराया है तो इसे हमें बनाना पड़ेगा स्विच वेरिएबल। कैसे बनाना है, यहां जस्ट हमने लिख दिया स्विच ए, राइट। अब इसके बाद स्टार्ट किया हमने मिडिल ब्रेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अब यहां पर हमें केसेस, हमें कितने केसेस बनाने हैं, 7। 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, इस तरह 7 तक हमें सारे ऑप्शन, सारे डेज प्रिंट करने हैं। तो यहां पर लिखा हमने केस 1 में क्या प्रिंट करना है हमें, संडे ऑफ कोर्स। तो यहां पर लिख दिया हमने संडे। ऑलराइट। इसी तरह सारे केसेस हमें लिख देने हैं। यहां 1 हो गया। अगर यहां पर 2 होगा देन हम क्या प्रिंट करेंगे, ऑफ कोर्स मंडे, राइट। अगर 3 हुआ देन ट्यूसडे। इफ इट इज 4 है तो वेंसडे। If option is 5, Thursday, 6, Friday and last 7 होने पर हमें प्रिंट करना है सैटरडे। ऑलराइट। अब यहां पर देखिए एक लास्ट में हमने 8वां भी दिया हुआ है। ठीक है। 8वें का यूज क्या करना है, यहां पर केस हम नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखा जाता है डिफॉल्ट।
अब बात आती है डिफ़ॉल्ट का यूज़ क्या है। हमने ऑलरेडी मैसेज में लिखा हुआ है एंटर अ वीक डे नंबर फ्रॉम 1 to 7, लेकिन उसके बाद भी अगर यूज़र ने 1 to 7 के अलावा कुछ वैल्यू इनपुट करा दी, सपोज 9 करा दिया, 13 करा दिया, 28 करा दिया, ठीक है, 55 इनपुट कर दिया, मतलब कोई ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर इनपुट कर दिया जिस नंबर का केस हमने डिफाइन ही नहीं किया। हमने तो केवल 1 से 7 डिफाइन किया, पर 1 to 7 के अलावा कोई भी नंबर अगर इनपुट की जाएगी तो ये प्रोग्राम सीधा पहुंचेगा डिफ़ॉल्ट में, और डिफ़ॉल्ट में आप जो भी मैसेज देंगे वो प्रिंट होगा। जैसा कि कस्टमर केयर का हमने एग्जांपल लिया था, तो कस्टमर केयर में अगर ऑप्शन दिया गया आपको कि 1 2 3 4 हैश एंड स्टार, लेकिन आपने इनपुट कर दिया 9, तो उधर से क्या बोला जाता है, क्या मैसेज आता है, यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग ऑप्शन या रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हम यहां देना चाहते हैं, हमने यहां दे दिया इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ये कब आएगा ये मैसेज, जब आप 1 to 7 के अलावा कोई और नंबर, कोई और ऑप्शन इनपुट करते हैं। क्लियर। अब आइए इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि अभी इस प्रोग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम नहीं है, असल में हमने फैसिलिटीज कुछ कम दी हैं, इसलिए ऐसा होगा। चलिए, सबसे पहले तो ये हमसे मांगा जाएगा यहाँ पर नंबर 1, जो 1 से 7 के बीच में हमें इनपुट करना है। तो ये हमने सपोज इनपुट कर दिया 4। देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, क्या ऐसा मिलना चाहिए? आउटपुट हमें मिल रहा है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस भी बोल रहा है, जबकि दिया क्या हमने 4। चलिए, हमने 4 इनपुट किया, तो सबसे पहले इसने स्टार्ट कहाँ से किया, वेंसडे से। ये काम तो सही किया कि 4 देने पर सीधा या कहाँ पहुंच रहा है, वेंसडे पर पहुंच रहा है, जो कि चौथा दिन होता है। लेकिन उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इनवैलिड चॉइस, ये प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी ये प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? असल में यहाँ पर जब आपने ए की वैल्यू इनपुट कराई 4, राइट, स्विच ए को स्विच वेरिएबल बनाया, तो इसने चेक किया कि ए की वैल्यू क्या है, उसको मिली 4। तो 4 देख करके सीधे ही जंप करके आता है कहाँ, केस 4 में। केस 4 में आया, आगे बढ़ा, तो आगे इसको ऑर्डर क्या मिला, सी आउट वेंसडे, वेंसडे प्रिंट हो गया। देन उसके बाद फिर ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा तो इसको अगला ऑर्डर क्या मिल रहा है, सी आउट थर्सडे, वो भी प्रिंट किया, सी आउट फ्राइडे, वो भी प्रिंट होगा, थर्सडे सैटरडे प्रिंट होगा, इनवैलिड चॉइस। मतलब जितना उसको सी आउट का ऑर्डर मिलता जाएगा आगे, वो सब प्रिंट करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ए की वैल्यू 4 दे करके डायरेक्ट केस 4 में तो पहुंचा दिया, वेंसडे प्रिंट करा दिया, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ने से उसको रोका नहीं, तो ये आगे बढ़ता गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इनवैलिड प्रिंट करता गया। हमें वेंसडे प्रिंट करने के बाद प्रोसेस को समाप्त कर देना है, मतलब वेंसडे प्रिंट हो, उसके बाद सीधे प्रोग्राम से बाहर, यानी कि ये जो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट आपने बनाया है, ये जो ब्रेसेस लगाए हैं, ठीक है, मिडिल ब्रेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, यानी ये पूरा एरिया स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का है। तो इस कंट्रोल स्टेटमेंट से बाहर निकालना पड़ेगा, और इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट, असल में ब्रेक स्टेटमेंट को एक जंपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। जंपिंग स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर को एक प्लेस से जंप कराकर दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, कैसे और कहां पर हम यूज करेंगे असल में ब्रेक का? देखिए, जहां जहां पर हमने डेज प्रिंट किए हैं, ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। ब्रेक, 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 ब्रेक एंड ब्रेक। ठीक है, लास्ट में इनवैलिड चॉइस के बाद ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं प्रिंट करने को। तो यहां पर अब क्या होगा, देखिए, जैसे ही आप सपोज इस बार भी हमने 4 इनपुट किया, 4 इनपुट करते ही सीधा स्विच आपको कहां पर पहुंचाएगा, केस 4 में। केस 4 में जाते ही आगे बढ़ेगा, आगे ऑर्डर मिला सी आउट वेंसडे, वेंसडे प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या ऑर्डर मिल रहा है, ब्रेक। और ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है कि जिस कंट्रोल स्टेटमेंट में होता है प्रोग्राम, उस कंट्रोल स्टेटमेंट से सीधे जंप करा के बाहर फेंक देता है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट से जंप करा के सीधा ये बाहर पहुंचाता है। तो यहां पर वेंसडे प्रिंट करने के बाद ब्रेक पड़ेगा, तो सीधा ये स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। आइए रन करके देखते हैं क्या एग्जैक्टली हो रहा है ऐसा।
ऑलराइट, तो यहाँ पर एंटर अ वीकडे नंबर, यहाँ हमने दे दिया 4, फिर से एंटर। इस बार देखिए केवल वेंसडे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर से रन करते हैं, इस बार हमने दिया सपोज 2, सिर्फ मंडे। क्लियर। तो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम प्रोग्राम को सीधा जंप करा देते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट से बाहर। क्लियर। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का अपने C++ प्रोग्राम में। तो आई होप ये वीडियो आज का काफ़ी आपके लिए अच्छा रहा होगा। आज दो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, पहला तो लैडर इफ, देन स्विच केस, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं C++ में। ओके, तो यदि आज ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, इससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, पढ़ करके मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस मेरे वीडियो को, और साथ ही शेयर करिएगा अपने ढेर सारे दोस्तों को, और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन यदि बाय मिस्टेक कहीं इधर उधर क्लिक हो गया हो और सब्सक्राइब नहीं हो पाया, तो एक बार ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो, हर लाइव स्ट्रीमिंग एंड हर शॉर्ट्स का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।